Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप प्लांट्स ब्लैंक। यानी स्टूडेंट्स जनरली जब फोटोसिंथेसिस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का पता होना चाहिए। स्टूडेंट मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब नाइट होती है स्टूडेंट्स और फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उस टाइम स्टूडेंट होता क्या, अब नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेक इन ऑक्सीजन, बी है टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, सी है गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड डी है गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठे होते हैं, रिएक्शन करते हैं, फिर ग्लूकोज बनाते हैं। तो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गलत हो गया क्योंकि तो टेक इट दिन पॉसिबल है। अब टेक इन ऑक्सीजन स्टूडेंट्स ये भी सही है, ठीक है। गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि रात के टाइम होता क्या है, अमल उलट हो जाता है। रात के टाइम प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को इन भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं। तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। लेकिन अगर एग्जाम्स में इसमें कोई एक दिया हो, जिस तरह अगर फर्स्ट ऑप्शन दिया हो या फिर हमें डी ऑप्शन दिया हो, तो फिर हमने इसमें से एक को चुनना होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, ब्लैंक आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब स्टूडेंट इसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर कब हुआ और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको डिस्कवर किया था अल्बर्ट कोलेकर ने 1857 में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके पीछे जो आंसर है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और आप लोगों को पता है जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो उसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है, यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि एज एनर्जी यूज होता है। तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को इक्वेटर का पता होना चाहिए कि इक्वेटर है क्या। सो बेसिकली इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो कि जो अर्थ है या जो दुनिया है या जो ग्लोब है, इसको टू हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये तो हो गया इक्वेटर। अब वो कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर पास होता है। तो स्टूडेंट्स उस कंट्री का नाम है केनिया, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। केनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर की जो लाइन है वो पास होती है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय। यानी स्टूडेंट कॉपर भी एक एलिमेंट है, इसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है। तो स्टूडेंट उस प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। स्टूडेंट्स अगर आप इस करेक्ट ऑप्शन पर फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास टू टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड वन इज़ योर रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट आर्टिफिशियल का तो आप लोगों को पता होगा कि मसनूई तरीके से काम करना, जबकि अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, मैंने केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा पार्ट में आपको ये समझाया होगा कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल कंपाउंड के न्यूक्लियस से हमारे पास रेडिएशन एमिट होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो रेडिएशन है अल्फ़ा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, गेमा हो सकते हैं एंड डेल्टा हो सकते हैं।
तो कॉपर को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। अब फ्रेंड जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, इसमें होता क्या है, जो सब्सटेंस होता है, जो कॉपर होता है, इस पे बम्बार्डेंट हो जाते हैं, ठीक है। इस पर बमबारी करते हैं किस चीज़ के, हाई जो स्पीड पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इसकी बम्बार्ड हो जाते हैं कॉपर पर और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड में। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्लांट्स चूँकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स में ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जो उनके हार्मोन फंक्शंस करते हैं, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स है जो प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेजर एलिमेंट्स है वो है NPK, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एन मीन नाइट्रोजन, पी मीन फास्फोरस एंड के मीन पोटाशियम। अब फ्रेंड्स नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, पोटाशियम क्यों ज़रूरी है और फास्फोरस क्यों ज़रूरी है, ये मैं वन बाय वन आप लोगों को समझा देता हूँ। फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन है, ये मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोफिल एक कंपाउंड है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करके। तो इसलिए नाइट्रोजन तो ज़रूरी है क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। अब फ्रेंड बात आ जाती है फास्फोरस की। तो उसमें जो फास्फोरस है, ये प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थर्ड वन इज़ योर पोटाशियम। अब फ्रेंड जो पोटाशियम है, ये क्या काम करता है, ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्लांट टिश्यू, ये काम है पोटाशियम का। यानी कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनको प्लांट टिश्यूज़ में तकसीम करना, ये पोटाशियम का काम है। और इसके अलावा एंजाइम्स की एक्टिवेशन, ये भी पोटाशियम का एक फंक्शन है। इसलिए NPK प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, क्लॉक विच मूव्स विद द वेलोसिटी कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट रन। फ्रेंड ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसमें मेरे ख्याल से समझाने वाली कोई बात नहीं है कि जो क्लॉक है उसकी जो मूवमेंट है, अगर इसकी हम कंपैरिजन करें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फ्रेंड्स इसकी वेलोसिटी होगी विद ज़ीरो वेलोसिटी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1980 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट है जर्मन, और इनको जो है 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ की डिस्कवरी की वजह से, एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, ब्रॉन्ज मेडल इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स। जिस तरह हमारे इधर गोल्ड मेडल्स होते हैं, तो इस तरह जो ओलंपिक गेम्स वाले होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो खेलते हैं, उनके लिए एक मेडल होता है ब्रॉन्ज मेडल, जो कि बना होता है कॉपर एंड टिन का। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, हमिंग बर्ड बिलोंग्स टू ए कैटेगरी कॉर्ड। आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी बर्ड्स है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो स्टूडेंट्स बेसिकली आते हैं एंडोथर्म कैटेगरी में। यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब सुनिए जो टर्मिनोलॉजी है एंडोथर्म, इसकी मीनिंग क्या है। एंडो कहते हैं इनसाइड एंड थर्म मीन टेम्परेचर, यानी वो एनिमल्स या वो बर्ड्स जो अपने बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हो, ऐसे बर्ड्स को, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडोथर्म। और सिर्फ हमिंग बर्ड की बात नहीं हो रही इधर, ये एमसीक्यूज में सिर्फ हमिंग बर्ड बता रहे, लेकिन नहीं, जितने भी बर्ड्स है, चाहे क्रो हो चाहे पैरट हो, जितने भी बर्ड्स आपके जहन में आते हैं, ये सारे एंडोथर्म है। एंडोथर्म मीन ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ द सन। फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को सन के बारे में पता होना चाहिए कि सन क्या है, स्टार है, सैटेलाइट है, क्या है। फ्रेंड सन जो है ये एक स्टार है, ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। और जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन जो है सिचुएटेड है। और ये जो है इसको हम कहते हैं हार्ट प्लाज्मा का ये एक बॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। और जो सन है, इससे जो लाइट यहाँ हमारे ज़मीन तक आती है, ये किस तरीके से आती है। जिसमें बेसिकली जो सन है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो आप लाइट देख रहे हो, ये उस न्यूक्लियर फ्यूजन का नतीजा है। और जो सन है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो मेन इसका कंपोजिशन है, वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।